आज हमारे साथ है द इंडियन हॉकी स्टार जिनकी लाइफ स्टोरी शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर मूवी चक दे इंडिया पे बेस्ड है. द मैन हु कोच्ड द इंडियाज मेंस हॉकी टीम टू विक्ट्री एंड गोल्ड मेडल इन 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स and coached the winning India's women's hockey team at Afro-Asian Games and Asia Cup from 2002 to 2004. He is none other than India's men's hockey team former goalkeeper and specialist in saving penalty strokes, Mr. Niranjan Negi. और अब ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट है. So how did you started developing interest in hockey, sir? बेसिकली हम लोग पहाड़ी हैं और बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग पहाड़ी थोड़ा सा हम लोगों का फिटनेस लेवल वगैरह आम आदमियों से ज्यादा अच्छा रहता है. पहाड़ों में खूब चलना पड़ता है. Yeah. बचपन में मैं सभी खेल खेला करता था. ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स आई यूज्ड टू प्ले एंड एट अ वेरी वेरी गुड लेवल. मतलब फुटबॉल में मैं यूनिवर्सिटी खेला, वॉलीबॉल में मैं यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया था एंड आई वाज प्लेइंग बैडमिंटन वेरी रेगुलरली. एथलेटिक्स में बहुत अच्छा करता था. लेकिन जब मैंने हॉकी खेलना शुरू किया तो मैंने पाया कि उसमें सभी खेलों का समन्वय है. उसमें फुटवर्क है बैडमिंटन का. उसमें जब मैं गोलकीपर खेलता हूँ तो मेरे को जो स्विमिंग पूल में मैं डाइव मारता हूँ वैसी डाइव मारने को मिलती है. फुटबॉल की किकिंग्स करने को मिलती है. ऑल दोज थिंग्स दे वर देयर एंड देयरफॉर एक तरह से मैं एडिक्ट हो गया. आई गॉट एडिक्टेड टू हॉकी. क्रिकेट भी मैं बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन क्रिकेट में बहुत देर तक आपको खड़े रहना पड़ता है. स्लिप में आप खड़े हुए हैं, एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है. हॉकी में 1 घंटे में पसीना पसीना आ जाता है और आदमी एकदम बिल्कुल तो दैट इज अ रियल गेम एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. और वो दौर भी ऐसा था जहां पर हॉकी और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी जो थी वो अपने चरम सीमा पे थी. Yes. आप लोगों को मालूम होगा. So when I started playing, that was the time when Indian team won the first and last World Cup 1975 का, जिसमें अशोक ध्यानचंद ने फाइनल्स में गोल मारा था. Yes. तो बहुत अच्छा दौर था वो. तो सर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते थे हॉकी खेलने में तब के टाइम में? मतलब मेरे फादर जो थे वो टीचर थे. बेसिकली बहुत छोटी हाइट थी उनकी, 5 फुट 1 इंच 2 इंचेस, और बहुत दुबले और फीबल थे. मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो फादर होता है वो कई बार वो नहीं कर पाता जो वो चाहता है. और Yes. वो अपने बेटे में अपना सपना पूरा होते हुए देखना चाहता है. ऐसा होता है. मेरे फादर टीचर होते हुए भी मुझे स्पोर्ट्स में बहुत प्रमोट करते थे. इन द सेंस मुझे याद है वो सुबह सुबह मुझे उठाते थे 5:30 6 बजे और अपने साथ में वॉक करने के लिए बहुत लंबा दूर तक लेके जाते थे. और शायद खेलने की जो इनिशियल वो जो गुण हैं, जो जरूरतें हैं, वो Yes. उन्होंने मेरे अंदर इनकलकेट किया. उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर आपको खेलना है तो आपको सुबह उठ के भागना जरूरी है. मैं जाता था छोटा सा उनके साथ में इधर उधर. और धीरे धीरे करके जब मैं खेलना शुरू किया तो जब मैं इंडिया टीम में आया तो उन्होंने सोचा कि वो इंडिया टीम में आ गए. मेरी माँ वो भी टीचर थी. पहली बार उन्होंने ही मेरे हाथ में वो हॉकी स्टिक पकड़ाई जिसके लिए मैं जिद कर रहा था उन्हें कि मुझे हॉकी खेलना है, मुझे हॉकी खेलना है. यहाँ पास में एक प्रकाश हॉकी क्लब का मैदान है. जब मैं वहां गया बहुत सारे बच्चे उस जमाने में हॉकी खेला करते. मुझे याद है पहली बार जब मैदान में मैं उतरा, मैं बहुत छोटा था, लेकिन मालूम नहीं क्या देखा कोच ने मेरे अंदर. उस दिन का दिन है और लास्ट डे ऑफ द मैच. मैं जब इंडियन टीम से बाहर आया तब तक मैं जिन टीमों में रहा नील, मैं कभी भी एक्स्ट्रा में नहीं रहा. आई वॉज ऑलवेज इन द प्लेइंग 11. हाँ. आई प्लेड फॉर कंबाइंड यूनिवर्सिटीज. यूनिवर्सिटी का मैं कप्तान रहा, इंडियन यूनिवर्सिटी का. जूनियर इंडिया खेला, सीनियर इंडिया खेला, कभी बाहर नहीं बैठा, हमेशा प्लेइंग 11 में रहा. तो अच्छा रहा. इट वॉज अ वेरी ग्रेट जर्नी. सर जैसे हॉकी को अडॉप्ट किया ओडिशा स्टेट ने, तो काफी सारे स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं हॉकी इंडियन मेंस और वुमेन्स टीम को और फॉर द बेटरमेंट ऑफ हॉकी. लेकिन सर आपके टाइम पे सिचुएशन क्या थी सर? जिसमें हम लोग खेलते थे यहाँ प्रकाश क्लब के मैदान पे, तभी प्रॉपर ग्राउंड नहीं था. और मैं उन खिलाड़ियों में से आता हूँ इंडियन हॉकी टीम के जिन्होंने
दोनों तरफ हॉकी खेली। एक तो है ना नेचुरल ग्रास के ऊपर, और एक कृत्रिम ग्रास, आर्टिफिशियल, दैट इज एस्ट्रोटर्फ। दोनों पे हम लोगों ने हॉकी खेली। ग्रास हॉकी में और इस हॉकी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और मालूम नहीं क्या था कि शुरू से लेके आज तक बहुत कम लोग हैं जो हॉकी को उस तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं या प्रमोट कर पाते हैं जिस तरीके से जरूरत थी। Yes. क्रिकेट को जिस तरीके से प्रमोशन मिला, शायद अगर हॉकी को वही प्रमोशन मिलता शुरू से ही, तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि हम लोग बहुत साल तक ओलंपिक मेडल से मरहूम नहीं होते। 41 साल का सूखा रहा, आप सोचिए, 41 साल के बाद में इंडिया ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। Yes. और उसके लिए हम लोग इतना गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन 41 साल एक ऐसा मुल्क जिसे, मतलब जिसने कभी गोल्ड और सिल्वर के अलावा देखा नहीं, 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीते हिंदुस्तान में। तो उसके बाद में कुछ लोग आए, जैसे उड़ीसा में नवीन नवीन पटनायक जी। Yes. उन्होंने हॉकी को बहुत स्नेह और प्यार दिया। मुझे लगता है कि जो अभी की जीत है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ। Yes. हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी भी बहुत दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में जो फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पर आज भी एस्ट्रोटर्फ का मैदान नहीं। हम लोग Yes. 3 साल से सड़क पे हॉकी खेल रहे हैं, सड़क के ऊपर हॉकी खेल रहे हैं। एक मैदान है, अच्छा नहीं है, एस्ट्रोटर्फ का मैदान नहीं है। भोपाल में 4 एस्ट्रोटर्फ है, ग्वालियर में 4 एस्ट्रोटर्फ है, इंदौर में एक भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि जो इंसान खेलना चाहता है, Yes. एनीबडी हु वांट्स टू प्ले शुड बी गिवन अ फैसिलिटी। मैं सिर्फ हॉकी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप टेनिस खेलना चाहते हैं, अगर आप बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, आप एथलेटिक्स करना चाहते हैं, आपके पास में गवर्नमेंट वो सारी की सारी चीजें आपको सुविधाएं दे, है ना, ताकि Yes. और खिलाड़ी जो है वो मोटिवेट होके आए और इस देश को रिप्रेजेंट करें। Yes. सर जैसे जैसे अभी आपने कहा कि ग्राउंड्स नहीं है आपके टाइम पे, तभी भी खेलने के लिए इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन आज का हम टाइम देखे, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो काफी पॉपुलर स्पोर्ट है इंडिया में। तो सर उसी तरह की अवेयरनेस, अगर एक्साइटमेंट कॉमन पीपल के बनानी है, तो सर आपके हिसाब से हॉकी में ऐसा क्या करना चाहिए? हॉकी में बीच में उसके प्रोत्साहन को लेकर बहुत अच्छे प्रयास किए गए। एक हीरो हॉकी इंडिया लीग शुरू करी गई, उसमें विदेशों से प्लेयर्स आए और आईपीएल की लाइंस पर बहुत सारे मैचेस अलग अलग स्टेट्स में खेले गए। और काफी क्राउड आता था वहां पर देखने के लिए। मैं उस समय स्टार के ऊपर कमेंट्री कर रहा था, स्टार यस। स्पोर्ट्स के ऊपर। एंड मैंने देखा कि रांची में जिस दिन वो मैच हुआ, तो रांची के मैदान पर छोटा मैदान था, वो तो खचाखच भरा हुआ था, लेकिन बाहर 10,000 आदमी वो स्क्रीन के ऊपर बैठ के मैच देख रहे थे। 10,000 यस। आदमी, ये कोई छोटी बात नहीं है। यस। तो हॉकी के को आप ठीक तरीके से प्रमोट करें, दूसरे खेलों को भी ठीक तरीके से प्रमोट करें, तो लोग खेलों के प्रति आकर्षित होंगे ही, है ना। मुझे एज ए पर्सनल मेरा ये ओपिनियन है कि खेलों में विशेषकर जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं और निगलेक्टेड है इंडिया में, उन्हें फ्लिप देने के लिए उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू और ग्लैमर का तड़का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट मतलब कि जो आदमी है ना मैच में जाता है, खेल में जाता है, उसे वहां मजा आना चाहिए, यू नो, यस। उसे बहुत अच्छा लगना चाहिए। आपके पास मैदान नहीं है, आपको क्या मजा आएगा, है? आप यहाँ से कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो, वहां पर रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, प्राइस के नाम पर एक मेडल दे देते हैं छोटा सा 20 रुपए का, है? तो वो नहीं चलेगा। उसमें आदमी जब जाए तो उसे लगना चाहिए कि यार दिस इज समथिंग। एक फाउंडेशन बनाया था हमने, अभी फाउंडेशन, और हम एक टीम लेके, मुंबई की जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनकी एक टीम लेके
वहाँ राजनांदगांव गए थे। Yes. राजनांदगांव रायपुर के पास में एक जगह है जहाँ हॉकी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वहाँ पर सेमीफाइनल में 40-50 हजार आदमी आना बहुत कॉमन बात है। अब तो वहाँ पर बहुत बढ़िया एस्ट्रोटर्फ वगैरह लग गया है। मेरी टीम के बच्चे जब वो मैदान में उतर रहे थे और वहाँ 20-25 हजार आदमी थे, तो इन लड़कों ने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की थी। ये स्ट्रीट चिल्ड्रन है ना, इनकी टीम मैंने बनाई थी, उन्होंने कभी परिकल्पना नहीं करी थी कि ये ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। ये विल स्टैंड। और मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि वो लोग सिगरेट पीते थे, ड्रग्स लेते थे। मैंने कहा तुम इन चीजों से अगर बाहर आते हो है ना, तो ये सब दुनिया है, ये असली दुनिया है, तो तुम्हें देखने को मिलेगी। दे ऑल चेंज। तो ये जो एंटरटेनमेंट है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगना चाहिए, जो बहुत ज्यादा अंदर से फ्लिप आना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ग्लैमर का तड़का हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कबड्डी में आपने देखा होगा, बहुत सारे जो स्टार्स थे वो कबड्डी के साथ में जुड़े। Yes. और कबड्डी की व्यूअरशिप ऐसी बनी कि किसी को परिकल्पना नहीं थी, Yes. मतलब मैं कह रहा हूँ कि बच्चा बच्चा है ना, वो सब खिलाड़ियों को पहचानने लगा। एक ऐसा खेल जो हिंदुस्तान का खेल होकर इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि क्रिकेट के बाद में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उस कबड्डी टूर्नामेंट की हुई, प्रो कबड्डी लीग। Yes. क्यों? क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट था। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लैमर था। और ये क्या दूसरे खेलों में नहीं हो सकता है? ये हॉकी में नहीं हो सकता है? हो सकता है। Yes. और उसके लिए कोशिश करना चाहिए। हमारे जो इतने भी एसोसिएशंस हैं वो तो करें। उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, स्पॉन्सर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो जुड़े। मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं दिखता कि ये सारे खेल, नॉट ओनली हॉकी, नॉट ओनली क्रिकेट, सारे खेल जो हैं उनको वो फ्लिप मिलेगा जिसकी हम लोग कभी परिकल्पना नहीं कर सकते। अमॉन्ग द हॉकी प्लेयर्स, कुछ हॉकी प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका जो इम्प्रूवमेंट का ग्राफ है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहे, मतलब वो जल्दी स्किल्स जो है अडेप्ट कर लेते हैं, उनकी फिटनेस ट्रेनिंग उतनी अच्छी होती है, उनका जो सक्सेस रहता है वो काफी जल्दी उन्हें मिल जाता है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा पोर्शन रहता है जिसमें जो हॉकी प्लेयर्स आते हैं उनका कैसा रहता है, एक ग्राफ बढ़ता है, इंक्रीज होता है, फिर एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है। मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि हम एक्चुअल में कैसे करें, क्या करें, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। तो सर ऐसे हॉकी प्लेयर्स के लिए आप क्या कहना चाहिए? दो किस्म के प्लेयर होते हैं, 2 या 3 किस्म के प्लेयर होते हैं हर एक खेल के अंदर। एक होते हैं उन्हें ना नेचुरली गिफ्टेड बोलते हैं हम लोग। ईश्वर है ना उनको मतलब खिलाड़ी बना के भेजता है। और मैं भी ये कहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में खिलाड़ी बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। कई खिलाड़ी हमारे टीम में थे, जो वो प्रैक्टिस करते थे तो ऐसा लगता था कि यार क्या खिलाड़ी है, क्या खिलाड़ी है, जबरदस्त, अनबिलीवेबल। लेकिन मैच जैसे ही शुरू होता है तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। ये एक मेंटल साइक है जिसको मैंने एज ए कोच बहुत देर के बाद में महसूस किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 कानों के बीच की जो जगह है, जिसे हम अपना दिमाग बोलते हैं, ये हर एक खेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको कंट्रोल करना ये भी हर एक के बस का नहीं। मैं एज ए कोच बहुत सारी बातें बोलता हूँ, लेकिन जब खुद पे आती है तो कई बार हम भी भूल जाते हैं कि ऐसा होता है। माइंड को फोकस रखना लास्ट तक किसी भी टूर्नामेंट में, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे आपके ऑर्डिनरी मैचेस हो, आपका फोकस जो है वो अल्टीमेट है। और जो खिलाड़ी अपना ध्यान के साथ में सारी चीजों से दूर होके है ना सिर्फ अपना ध्येय निश्चित करता है और अपने मुकाम की तरफ मेहनत करता है, वही जिंदगी में सफल होता है। सर आज के टाइम में जैसे इंटरनेट एक काफी बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है, लाइक एजुकेशन के लिए, हमें अगर कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो काफी लोग इस पे है जो सीखते हैं। जैसे आज के टाइम में मान लो मुझे कोई मैच देखना है, सामने वाले ओपोनेंट की स्किल कैसी है, वो कैसा खेलता है, क्या करता है,
तो तुरंत हमें यूट्यूब पे टाइप करो, गूगल पे टाइप करो, हमें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सर आपके टाइम पे अगर आपको स्ट्रेटेजीज बनानी थी, खासकर जब इंटरनेशनल मैचेस आप जब खेलने जाते थे, तो सर आप और आपके कोच मतलब कैसे डिस्कस करते थे, कैसे प्लान्स बनाते थे, कैसे स्ट्रेटेजीज बनाते थे, जबकि हमें सामने वाले ओपोनेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नील। अ, आजकल की कोचिंग जो है बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो गई है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक। इनफैक्ट जो फुटबॉल की जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, उसमें जो कोचेज हैं वो तो आपको मालूम ही है पूरा। तो ये जितने भी कोचेज हैं आजकल है ना, ये लोग कोचिंग प्रो यूज करते हैं। इनके पास में एक सिस्टम रहता है, ओके। जिसमें वो कोई मैच डाल दो तो उसमें आपको करेक्ट मालूम पड़ेगा कि किसी खिलाड़ी ने कितने गलत पास दिए, कहाँ कहाँ पास दिए, उनका यस। जो पेनल्टी कॉर्नर में रशिंग आउट कैसा था, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, एवरीथिंग यू कम टू नो। यस। तो बहुत ज्यादा हाईटेक हो गया है कोचिंग आज के जमाने में, है ना। हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे जमाने में वीसीआर चला करते थे, और यस। वीसीआर जो हैं वो अब बंद हो गए हैं। तो हम लोग है ना ये पुराने मैचेस की वीडियो रिकॉर्डिंग कम से कम 50-50 बार देखते थे। जैसे हमारा मैच हॉलैंड के साथ में है, और हमने उनके हमारे पास में उनके तो हमको मालूम है कि ये खिलाड़ी इस तरफ गोल की तरफ मारता है, पेनल्टी कॉर्नर में, पेनल्टी स्ट्रोक में इधर मारता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। और फिर उसमें से हम लोग कई बार उनके ना पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। आजकल जो है मॉडर्न में, जैसा मैंने बोला, अ, उसकी कोचिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है। लेकिन फिर भी जो हिंदुस्तान के कोच अनिल, वो आज भी सबसे अच्छे, क्योंकि हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रांतों से आते हैं, यस। और उनके हर एक की साइकोलॉजी अलग है। उनके उनके अंदर का जो मानसिक जो प्रेशर वो झेल सकते हैं वो अलग है ना। तो उनको समझना और उनको उस तरीके से मोटिवेट करना, ये फॉरेन कोचेस के बस का फिर भी नहीं है। आवर इंडियन कोचेस हैव प्रूव्ड टाइम एंड अगेन दैट दे आर द बेस्ट। कहाँ से खिलाड़ी निकाल के लाते हैं यार। हम लोग 3 साल से सड़क पे हॉकी खेल रहे हैं, 3 साल से, और यहाँ से हमारी एक लड़की आज जूनियर इंडिया टीम में खेल रही है। कैसे खेल रही? कोई यस। फॉरेन का कोच नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कोचेस नीड्स टू गो अब्रॉड, train themselves, get abreast with whatever is happening in the new world of the sports, है ना। और आके अपने यहाँ पर सारी की सारी चीजों को, ज्ञान को, और अपने तरीके से विजन को बढ़ाएं और अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। सर आपके हॉकी करियर में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स तो आए होंगे, तो जब भी हम कभी हमें जब सक्सेस मिलती है तो काफी लोग हमारे साथ होते हैं, तो हमारी तारीफ भी करते हैं, हमारे साथ खड़े रखते हैं। लेकिन जब हमारा कभी डाउन रहता है तो काफी सारी नेगेटिविटी रहती है हमारे अराउंड। तो सर उस चीज से निकलने के लिए जब हमें बाहर निकलना रहता है तो काफी सर मेंटल प्रेशर होता है हमारे ऊपर। तो सर उस चीज से सर आप कैसे बाहर निकल पाए? ये बात यकीनन तय है कि जीत का सेहरा जो सब लोग अपने सिर पे बांधना चाहते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, सब लोग बोलते हैं, आप देखिए। और हार जो होती है ना, वो अनाथ होती है, उसका कोई माई बाप नहीं होता। हार जो है तो उसको, और जो हारा हुआ खिलाड़ी होता है ना, वो एक कटे हुए पेड़ की तरह होता है। कटा हुआ पेड़ कैसा, उसको अगर सहारा नहीं मिलेगा ना तो वो मुरझा जाता है। और हर एक खिलाड़ी के साथ में ऐसा होता ही है। खिलाड़ी क्यों, जिंदगी में भी होता है। यस। खेल जो है वो एक जिंदगी का शानदार प्रतिबिंब है, एक आईना है, क्योंकि खेल की तरह जीवन में भी उतार होते हैं, चढ़ाव होते हैं, हार होती है, जीत होती है, सबको चोट लगती है, यस। सब गिरते हैं, और गिर के बाद में उठते हैं और अपने मुकाम की तरफ जाते हैं। तो मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ। और मैं इंडिया टीम का नंबर 1 गोलकीपर, कितनी बार सिंगल हैंडेडली मैंने अपने देश को जिताया, है ना। रनिंग गेम में मैंने 2-2 बार पाकिस्तान के खिलाफ पेनल्टी रोक ली यार। रनिंग गेम में कितनी बार मैंने बड़े बड़े तुर्राम खा के पेनल्टी कॉर्नर्स और पेनल्टी स्ट्रोक्स को रोक के इंडिया टीम को जिताया, है ना। लेकिन एक मैच हुआ जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया।
बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। और लोगों ने कहा कि नेगी ने 1 गोल का 1 लाख रुपए लिया, यानी 7 लाख में मैंने अपने देश को बेच दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, मैंने अपने देश को कभी नहीं बेचा। लोगों का क्या बोलूं, क्या मतलब उनका रूप था, क्या उनका कलर था, जहां जाओ गाली बकते थे, पत्थर मारते थे। ये घर जो देख रहे हो आप, इसके शीशे विशे सारे तोड़ दिए उन लोगों ने। मेरे शादी हुई तो किसी ने कटआउट निकाल लिया, अंधेरे में शादी हुई। उस जमाने में हम लोग जनरेटर्स वगैरह यूज नहीं करते थे, तो किसी ने, मेरे दोस्तों ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, स्कूटर स्टार्ट की, उसकी रोशनी में शादी हुई मेरी। बहुत परेशानियां झेली, बहुत। और 16 साल के बाद में मैं कोच बन के आया और अपनी टीम को जिताया मैंने। धनराज पिल्ले की कप्तानी में हमने 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ना, कभी भी अ, अपने आप को ऊपर दोष नहीं देना चाहिए। सेल्फ ब्लेमिंग होता है ना, यार ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है ना। हम्म। एक होता है होप। होप यस। यानी आप है ना हमेशा सोचते हो कि नहीं यार, सब कुछ अच्छा होगा, हम्म। सब अच्छा होगा, और होता है ना। जितने भी हमारे प्लेयर्स रहे हैं, अ, उनको हम लोग है ना हमेशा बोलते थे कि आप कल के मैच में कैसा खेलोगे, इसके बारे में बैठ के सोचना, नींद में सोचना, या आंख बंद करके सोचना, लेकिन सोचना। और आप विश्वास मानेंगे कि वो लोग कई बार सोचते हैं कि यार एक्स्ट्रा टाइम में मेरे को डालेंगे और मैं वहां जाके गोल मारूंगा। और ये सच यस। में होता है कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो था वो आके बोलता है कि नहीं सर, मैंने कल रात को सपना देखा कि आपने मेरे को लास्ट 5 मिनट में डाला और मैंने गोल मारा। और वो होता है। तो होप जो है जिंदगी को के लिए बहुत बड़ा अ, एक सबब है, मतलब कि आप जिससे हमेशा मोटिवेट होते हैं। हम्म। एक है ना थोड़ा सा मेडिटेशन होना चाहिए आपके अंदर, है ना, अंदर बहुत ज्यादा शांति होना चाहिए। जितना आपका मन शांत होगा, मेरे ख्याल से उतना उतना आपका परफॉर्मेंस और हर चीज अच्छी होगी। माइंडफुलनेस कहते हैं हम लोग उसको। यस। माइंडफुलनेस बहुत होना चाहिए आपको। यू शुड बी अवेयर कि क्या हो रहा है। आप एकदम से हिम्मत नहीं हार जाएं, आप हमेशा होपफुल रहें। अ, इसके अलावा मुझे लगता है एक है ना, एक यू शुड बी वेरी केयरिंग सॉर्ट ऑफ, यू शुड हैव अ वेरी गुड सर्कल अराउंड यू यस। ऑफ पैशन, पैशनेट पीपल। बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी जिंदगी के अंदर, है ना। कुछ हम्म। लोग ऐसे होना चाहिए आपके साथ में, जो आपके दुख में, सुख में, खुशी में हर समय आपके साथ में खड़े रहे। वो लोग वो नहीं होना चाहिए जो आपको छोड़ के चले जाएं। छोड़ के नहीं जाने वालों में से उनको दोस्त नहीं करना है। यस। इसमें आपके पेरेंट्स हैं, जैसे हम्म। आपके ब्रदर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो तो रहते हैं, वो आपके साथ में खड़े रहते हैं हमेशा, है ना। यस। इसके अलावा आप ऐसा सर्कल बनाते हैं दोस्तों का, हम्म। जो आप कुछ भी करके आ जाओ, कुछ हम्म। भी, एंड दे आर देयर विद यू। ऐसे नेगी, डोंट वरी, दे आर देयर फॉर यू। और मुझे बहुत गर्व है, और मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरे दोस्तों को, जो 40-40, 50-50 साल से बिल्कुल मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े। वो। और वो 40-50 साल की दोस्ती जो है, उन 40-50 साल की दोस्ती में कभी जोर से बात नहीं, हर तीसरे चौथे दिन बात होती है उनसे, लेकिन कभी जोर से आज तक बात नहीं। वो लोग थे जो मेरे साथ में मजबूती से खड़े रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्लेफुलनेस। कोई ना कोई खेल जरूर खेलना चाहिए, हम्म। कोई ना कोई खेल। मैं भी चाहूंगा कि आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो कल से कोई ना कोई जरूर खेल जरूर खेले। हॉकी में करियर ऑप्शंस क्या है अदर देन कोचिंग? अम, एक जमाना था जब खेलों में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था, एज ए कैरियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं थे। जो लोग अच्छा खेलते थे उनके लिए नौकरियां बहुत यस। थी, रेलवेज में, बैंक्स में, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, महिंद्रा, टाटा, इनकी टीमें हुआ करती थी और उनको ले लिया करते थे। लेकिन वक्त के साथ में ये क्लब्स की टीम जो हैं ये बहुत कम हो गई हैं।
लेकिन स्पोर्ट्स एज अ कैरियर इज स्टिल अ बिग ऑप्शन नाउ। और बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेन में जाके स्पोर्ट्स के ऊपर ये बकायदा मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ पर जाके बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं और वहाँ से वो लोग मैनेजमेंट करके आते हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स लीग्स हो रही हैं बहुत सारी आजकल, बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, उसमें हैंडल करना, उसमें सब में इन लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो सर अकॉर्डिंग टू यू, जैसे मान लो आज के टाइम पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी है स्पोर्ट्स में? डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जहाँ पर जॉब ऑप्शंस हैं, वो लोग स्पोर्ट्समैन को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। यस। हमारे कस्टम्स डिपार्टमेंट में जहाँ पर हम लोग काम किया करते थे, वहाँ पर हम लोग जब रेट पे जाते थे तो मुझे याद है हमारे एडिशनल कमिश्नर LD अरोड़ा साहब जो थे, वो जितने स्पोर्ट्समैन थे ना उनको अपने साथ में रखते। स्पोर्ट्समैन डरते नहीं किसी से, रनिंग वनिंग करने में इसमें उसमें चटक एकदम बहुत बढ़िया डिसिप्लिन। इतने बजे बोला तो उतने बजे बिल्कुल बराबर पहुंचेंगे। यस। तो स्पोर्ट्समैन जो है वो उनका अलग ही एकदम बिल्कुल माइंडसेट रहता है। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ खेलने से नौकरियां मिलना अब मुश्किल हो गया है ना। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक है ना बहुत अच्छा बैलेंस बनाना चाहिए एजुकेशन का और स्पोर्ट्स का। एजुकेशन आपको नौकरी जरूर देगा, गारंटी है उसकी, है ना। और वहां से आपका जो आगे जो बढ़ोगे आप अपने किसी भी डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करोगे तो स्पोर्ट्स आपकी मदद जरूर करेगी। यस। आप अगर IIT में निकलते हैं, यू आर फिक्स्ड कि आपका इतना बड़ा पैकेज है, इतना Yes. आपको मिलना ही है। IIT में आप वहां IIM में आप जाओगे और देन यू आर सिक्योर्ड फॉर लाइफ कि मैं यहाँ से निकलूंगा, मेरे को बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। लेकिन Yes. इंडिया खेलने के बाद भी इट इज नॉट श्योर कि आप बहुत अच्छे बनेंगे। ये हम लोग ओलंपिक्स में इस बार जीते, सारे खिलाड़ियों को 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए मिला, उनको DSP की नौकरी मिली। लेकिन नील, हिंदुस्तान में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं आज जिन्होंने अपने स्टेट को 5-5 8-8 10-10 बार रिप्रेजेंट किया है, लेकिन आज भी वो नौकरी के लिए तरस रहे वो लोग। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ बैलेंस ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और दोनों चीजें आपको, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है ऐसा, ऐसे बहुत सारे लोग थे। हमारे कप्तान थे जफर इकबाल, ही वाज इंजीनियर, और वो इंडियन एयरलाइंस में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, बहुत बड़ी पोस्ट थी। MM समैया, उन्होंने भारत पेट्रोलियम के कॉर्पोरेट को हेड किया। ही वाज हेड, he was almost like a CEO. Yes. Of Bharat Petroleum because he was learned. He knew how to talk. I did my MA in English literature. I did BSc. मैंने FIH का कोर्स किया। तो एजुकेशन जो है वो आपके विजन्स को खोलता है। Yes. मैं सिर्फ हॉकी खेलूंगा, मैं सिर्फ क्रिकेट खेलूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। यू हैव टू हैव अ बैलेंस। और अगर आप मन बनाएंगे कि मुझे ये करना है, तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको उसको करने से रोक सके। सर जैसे अभी आपने कहा कि ग्रास रूट लेवल पे काफी हॉकी इतना है जो डेवलप नहीं हुआ है अभी तक, आपने अभी अभी कहा कि जैसे नौकरी नहीं है अभी, तो सर आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ हॉकी? अगर हम आगे 5-10 सालों में देखें, अगर हम इंडियन टीम की बात नहीं करें तो जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स है, तो सब हम उनका फ्यूचर हम आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए ना, ये है ना स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो अपने खिलाड़ियों के साथ में किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। अगर हम उड़ीसा को देखें, उड़ीसा में दिलीप तिर्की एक नाम है। दिलीप तिर्की ने करीब करीब 400 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचेस खेले, और मेरी कोचिंग में उन्होंने 1998 बैंकॉक का एशियन गेम्स भी जीता। उनके नाम पे उड़ीसा में स्टेडियम है, और उनकी बात, शायद उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए, उनकी बात को
मान देते हुए वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने हॉकी को प्रमोट किया। उन्होंने हॉकी को 200 करोड़ रुपए का स्पॉन्सरशिप अमाउंट दिया एक ऐसे Yes. समय में जब सारे के सारे जो स्पॉन्सर थे वो क्रिकेट की तरफ भाग रहे थे। आज भी उन्होंने वहां पर जो अपने स्टेट है वहां पर न जाने कितने नए एस्ट्रो टर्फ लगाए हैं, कितने, मेरे ख्याल से 18 एस्ट्रो टर्फ अभी उन्होंने लगाए हैं, और कम से कम 150 उन्होंने एस्ट्रो टर्फ वो छोटे वाले लगाए हैं। आजकल Okay. छोटे मिनी एस्ट्रो टर्फ Yes, आते yes. हैं जहाँ हाँ. पे मिनी फुटबॉल, मिनी क्रिकेट वगैरह आप लोग देखते होंगे वो खेलते हैं, उन्होंने ऐसे Yes. 150 लगाए। Now you can imagine a man who is promoting hockey in such a big way, है ना? तो उनके मन में ये भी होगा 101% कि जो खिलाड़ी वहां से उभर के आएंगे उनका क्या। Yes. ये जो आदिवासी बच्चे हैं ये खेल के माध्यम से एक सपना देखते हैं, दे सी अ ड्रीम, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो है ना अपना 100% उसमें देने की कोशिश करते। डुंग डुंग दिलीप तिर्की, उसके साथ में ग्लासरस बारला था, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर। ये लोग वहां से गांव से आए, सीधे साधे, बिल्कुल भोले भाले, और साथ में असुनता लाकरा लड़कियां वगैरह भी जितनी वहां से खेलती हैं वो सारी की सारी, एंड दे ऑल गेट गुड जॉब्स एवरीवेयर। तिर्की तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे अभी भी, है ना, और वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पीपल, वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ। लेकिन वो अपने अपने जिंदगी में जो भी इख्तियार करना चाहते थे दैट वाज ड्यू टू हॉकी। ये अपने आप बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके का प्रमोशन पंजाब में भी होता है। नामधारी क्लब है, सुरजीत एकेडमी है, जहाँ से करीब 9 लड़के हमारी टीमों में आ रहे हैं आजकल, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, और जितने भी खिलाड़ी जो कम से कम इंडिया खेलते हैं उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो चंद लोग होते हैं। ग्रास रूट लेवल पर हॉकी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली ये जो दूसरे NIS कोई कोचेस वगैरह हर जगह पे अपॉइंट किए हुए ना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा अंकुश लगाना जरूरी है। वो लोग अपना काम ईमानदारी से करें। एवरीबडी हैज टू बी अकाउंटेबल, है ना, कि आपने क्या परफॉर्म किया, क्या आपका परफॉर्मेंस रहा, कितने खिलाड़ी आपकी तरफ से निकले, अच्छी तरीके से मॉनिटर वगैरह होना चाहिए। और जितने सीनियर प्लेयर्स हैं, जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको हॉकी के एडमिनिस्ट्रेशन में और कोचिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। आप देखते होंगे कि जो पुराने प्लेयर्स हैं क्रिकेट में उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। गौरव गांगुली इज हेडिंग द क्रिकेट बोर्ड नाउ, और अब दूसरे खिलाड़ी भी हैं वो भी बिल्कुल बराबर से आते हैं, लेकिन हॉकी में ऐसा नहीं। हॉकी में जितने भी फेडरेशन के लोग हैं ये हॉकी खिलाड़ियों को दूर रखते हैं, मालूम नहीं क्यों। वो अपने मकसद के लिए, अपने उसके लिए ये सब कुछ करते हैं। मेरे हिसाब से गलत है, और इसके ऊपर एक अंकुश लगाना भी जरूरी। आपने इतने सारे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, एज ए स्पोर्ट पर्सन से लेके आप पूरे ग्लैमर वर्ल्ड में आ चुके हैं। आपने झलक दिखला जा में आपने परफॉर्मेंस दिया था, तो क्या फील हुआ कि मुझे अभी इसमें शिफ्ट होना चाहिए? चक दे इंडिया रिलीज हुई तो पूरे हिंदुस्तान में ना खेलों का जबरदस्त माहौल आया, बहुत जबरदस्त माहौल आया। हर जगह पे चक दे इंडिया के गाने बजने लगे, चक दे इंडिया। और मुझे ना बहुत, मैं बॉम्बे में था तो मुझे बहुत सारे जो टीवी शोज हैं वहां से ऑफर आया, और मैं वहां पर गया भी एज ए गेस्ट। अमूल वॉइस ऑफ इंडिया में बुलाया, सब लोगों के बीच में पहली बार मैं वहां पर आया, और बड़ा अच्छा लगा। और ऐसा ही एक शो जो था वो सोनी टेलीविजन की तरफ से भी आया एक मैसेज कि भाई हम एक शो कर रहे हैं जिसका नाम है झलक दिखला जा, आपको उसमें आना है। आई थॉट मे बी एज ए गेस्ट दे आर कॉलिंग मी। तो मैंने कहा नहीं आपको इसमें डांस करना है। मैंने कहा यार डांस तो मैंने कभी किया नहीं, यू नो। शाहरुख जी ने कई बार, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में 2 महीने उनके साथ में थे, कई पार्टी वगैरह दी उन्होंने। I never went to any party because I was not knowing how to dance. मैंने कहा नहीं यार डांस तो मालूम नहीं बताऊंगा। देन एक पार्टी के अंदर मैंने चक दे इंडिया में लड़कियां काम करती हैं, उनमें से एक लड़की मिली मुझे,
मैंने उसको बोला यार ऐसा ऐसा है, मुझे ऑफर आया है, झलक दिखला जा मैं डांस करने के लिए। एंड शी सेड कोच यू कैन नॉट डू इट, एंड व्हेन समबडी सेज यू कैन नॉट डू इट, मुझे लगता है कि सक्सेस जो है वो मेरे पास में खड़ी है। मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा। देन आई केम ऑन बोर्ड। मैं 12th कंटेस्टेंट था। बहुत बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज जो थे उस शो पे थे, रोनित रॉय, सारे के सारे लोग, मतलब संध्या बरदोल, सब लोग। और फिर उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड डांसिंग, तो पहले से ही स्टैंडिंग ओवेशन मिले। 2 बार मैंने उस प्रोग्राम में 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर क्रिएट किया। एंड आई रीच द लास्ट 4, मतलब मैं सेमीफाइनल्स तक पहुंचा। और पहली बार मैं नेशनल टेलीविजन में लोगों के सामने आया, सब लोगों ने मुझे देखा। तो मैंने ना मीडिया की इम्पोर्टेंस को महसूस किया, क्या होता है, किससे क्या होता है। और ये मुझे लगता है कि ना एवरीथिंग इज डेस्टिनी। दुनिया के अंदर जो कुछ भी है ना, ये सब डेस्टिनी होता है। मैंने अपना 19 साल का बेटा खोया, 19 साल का बेटा। ही डाइड इन ए मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। और जिस दिन 13वीं थी उसकी, उस दिन यशराज फिल्म के लोग आए थे मेरे पास, ये कहने के लिए कि वो एक पिक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है चक दे इंडिया। इनिशियली मैंने मना किया, लेकिन बाद में मैं जुड़ा उसके साथ में। और उस मूवी में आप देखते हैं जितने भी हॉकी सीन्स हैं वो मैंने डिजाइन। वो लड़कियां जो थी जिन्होंने कभी हॉकी पकड़ी नहीं थी, उनको मैंने ट्रेनिंग दिया। 6 महीने उनको ट्रेनिंग दिया। इस मूवी को बनाने में करीब करीब 2 साल लगे, 2 साल। और 2 महीने हम लोग ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ में थे। तो बेटे के नाम पे फाउंडेशन बनाया है एक, और हम खेलों के माध्यम से लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आने की कोशिश करते हैं। हमारा एक लड़का जूनियर इंडिया टीम में था, अभी सीनियर में भी आया है, वो सूरज करकरा, एक ओलंपिक्स में खेला इस बार। और मुझे लगता है कि सब कुछ डेस्टिनी है ना। लेकिन जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना, कभी नहीं हार मानना। चाहे कुछ हो जाए, आपको जिंदगी कितना नीचे गिरा दे, हिम्मत नहीं हारना। बस ये है, लगे रहो दोस्त। मेहनत और परसिस्टेंस, हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस, दे विल गिव यू सक्सेस इन एनी वे। चाहे कुछ हो जाए, आप लगे रहो बस। जीवन यही है। जो हॉकी खेलना ज्यादा डिफिकल्ट था या डांस करना ज्यादा ये डिफिकल्ट? जब हम लोग हॉकी खेलते थे नील, हम लोग करीब करीब 25 किलोमीटर रोज भागते थे। 25 किलोमीटर, इट इज नॉट ए जोक। यस। मतलब अब यहाँ से भाग रहे हम लोग, है ना, बेंगलोर में थे, कंटीरबा स्टेडियम में रहते थे, और वहां से एयरपोर्ट भाग के जाते थे यार। पूरी की पूरी हॉकी टीम एयरपोर्ट पे भागती थी। मतलब जितने भी हॉकी प्लेयर देखेंगे उनके ऐसे हो जाते हैं, भाग भाग के हालत खराब हो जाती है। लेकिन ये है कि वो भागने की वजह से आज भी जब मैं गोल्फ में हिट मारता हूँ एट द एज ऑफ 65, तो मैं 290 280 तक मारता हूँ। मतलब जिसे अच्छे गोल्फर्स मारते हैं वो वैसा। फिटनेस लेवल बहुत हाई है। यस। और टेनिस में भी मैं बहुत जोर से खेलता था, धीरे धीरे नहीं खेलता। तो वो सारी की सारी मेहनत कामयाब आती है, ऐसा नहीं। यस। Sir, any advice for young hockey coaches and hockey players? जितने भी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जितने हॉकी प्लेयर्स या कोचेस हैं, उनको सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि है ना, आप बच्चे को कोई भी चीज में फोर्स ना करें। डोंट फोर्स योरसेल्फ अपॉन एनीथिंग। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हुए हैं या कोचेस ऐसे हुए, उन्होंने इतना ज्यादा फोर्स किया अपने स्टूडेंट्स को कि उनके अंदर एक तरह से घृणा पैदा हो गई खेल के प्रति। और ये सिर्फ इसमें नहीं होता, पढ़ाई में भी आप पेरेंट्स जबरदस्ती बोल रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो, तो बच्चा हेट करता है। आप बच्चे के अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट पैदा कर दें, बाकी उस पर छोड़ दें। यकीन मानिए, create an interest in the boy in any sport,
एंड यू सी हिम ब्लूम, वो इतने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, उनको बहुत प्यार से हैंडल करना चाहिए। वक्त बदल गया है, वो वाला वक्त नहीं है कि जब ऐसे स्केल से बच्चे लोगों को मारा करते थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अंकुश लगाया करते थे। गिव देम फ्रीडम, उनको फ्रीडम दो। हमारे समय में भागते समय उनको मना करते थे कि डोंट टॉक डोंट टॉक। अरे क्यों नहीं बात करो भाई, आई एम रनिंग, आई एम टॉकिंग, क्या प्रॉब्लम है? ये सब चीज नहीं है। गिव देम ए प्रॉपर फ्रीडम। हर एक की प्राइवेसी को बिल्कुल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। केयर फॉर हिज सिक्योरिटी। और सबसे ज्यादा जरूरी है, आप किसी की इंसल्ट ना करें। सीनियर प्लेयर्स जूनियर प्लेयर्स की इंसल्ट नहीं करें, जूनियर प्लेयर्स सीनियर प्लेयर्स की इंसल्ट ना करें, और उन्हें बहुत इज्जत और सम्मान। मैं यकीन दिलाता हूँ कि सारे जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आएंगे, वो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे, है ना, कि उनको इतना अच्छा कोच मिल रहा है, इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल रहे हैं जो उनको इतना प्यार देते हैं, और बदले में वो और ज्यादा मेहनत करेंगे और हमारे देश के लिए बहुत सारा नाम करेंगे। यस सर, यस सर, ऑन दिस नोट वी एंड आवर मीटिंग सर। सर बहुत अच्छा था सर, काफी कुछ एक्चुअली आपसे सीखने को मिला मुझे, कि लाइफ जब हमें इतना ऊपर लेके जाती है, कभी नीचे भी लेके आती है, तो तब हमें क्या करना चाहिए वो हमारे ऊपर चॉइस है कि हमें उठना है या फिर पड़े रहना है। तो ये सर एक्चुअली मैंने आपसे सीखा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं अपने आप को बहुत ऑनर्ड फील करता हूँ जब मैं अपने यूथ को देखता हूँ, और वो जिस तरीके से जद्दोजहद के साथ में लगे हुए हैं कुछ अच्छे काम करने में, है ना। तो ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, है ना। मिलेंगे फिर कभी श्योर सर। काम पर। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।